हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान, यानी कि अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में, आपका जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 के लिए है, जो क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 का है, इस पूरे पेपर को हम लोग हल सहित देखने वाले हैं। इस पूरे पेपर का हल हम आज आपको बताने वाले हैं। पूरा पेपर हल सहित देखेंगे और पूरे पेपर के वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जान लीजिए, आपको पेपर देने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, चीज आपको पता होना चाहिए। और आपका जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है और हमारा टारगेट रहता है कि हमें 70 में कम से कम 65 नंबर तो लाने ही हैं, अन्यथा हमें 66 67 जितने भी नंबर आ सके वो सारे नंबर हमें लाने होते हैं। ठीक है, और आपको 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 70 नंबर यहाँ से दिए जाते हैं। टोटल पेपर हमारा बायो का 70-100 नंबर का होता है, उसमें 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं जो कॉलेज से और एग्जामिनर के द्वारा हमें दिए जाते हैं। ठीक है, और 70 नंबर का हमें रिटन पेपर देना होता है जिसमें हम जितने ले सकते हैं वो हम पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें जो 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर करने के लिए सिर्फ आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 15 मिनट जो होते हैं विद्यार्थी, जो भी आपका परीक्षार्थी, जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, उसको प्रश्न पत्र, आपको जो पेपर मिलेगा इस तरीके से उसको पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आप उस समय में अपने पेपर को पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, कुछ आवश्यक निर्देश हैं, इनको आपको पढ़ना जरूरी है। आवश्यक सभी प्रश्न जो भी हम आपके पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं और जितने भी दिए हैं उनको सभी को करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्ट नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चित्र की आवश्यकता है तो आप उस चित्र का, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप चित्र की सहायता से भी देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसके जो भी जिसमें जितने भी नंबर का क्वेश्चन है वो सारे नंबर उसके सामने लिखे गए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखो। अब आपको सारे विकल्प नहीं लिखना अपनी उत्तर पुस्तिका पर, आपको सिर्फ सही ऑप्शन चुनकर ही अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है, अपनी कॉपी पर लिखना है। और एक क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि उसके सामने उसके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो आइए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए मेल की बात कर रहा है, किसकी बच्चों? मेल की, यानी कि नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने गुरबीजाणु धानी हमें स्त्री के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, तो स्त्री में ये तो फिर हमारा गलत हो गया, जयांग भी स्त्री में गलत हो गया। अब जो परागण होता है, परागण क्या होता है? क्रिया होती है। पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की एक क्रिया होती है, उसे हम परागण कहते हैं। तो परागण वाला भी हमारा गलत हो गया। अब बचा कौन सा? पुमंग। पुमंग एक नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, चीज आपको याद रखना है। और हमारा सही ऑप्शन यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। समझ में है? अगला बच्चों देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो मेरी माता के अंदर ए वाले गुणसूत्र होते हैं XX और पिता के अंदर Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें संतान में लिंग का निर्धारण होता है वो Y गुणसूत्र के द्वारा होता है, या फिर हम कह सकते हैं पिता के शुक्राणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? माँ के लिंग गुणसूत्र से गलत बात, क्योंकि माँ में जो है वो पिता में भी है, हो ही नहीं सकता। अंडाणु की माप से गलत, पिता के लिंग गुणसूत्र से। ए वाला सही है, पिता के शुक्राणु की माप से। इसका कोई मतलब नहीं, शुक्राणु कितने मोटे पतले, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो पिता होंगे उसके लिंग गुणसूत्र जो होंगे उनके द्वारा संतान में मनुष्य की संतान उसका लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये वाला हमारा जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल राइट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में से, कृषि के क्षेत्र में, इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। आप देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, अगर आप देखते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक आ चुके हैं, बहुत सारी हमें दवाइयाँ मिल रही हैं। ठीक है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है उसमें जेनेटिक में छेड़छाड़ की जाती है, सारी चीज़ें हो रही हैं। कृषि में आप देख रहे हैं बीटी कपास एक तरीके हाइब्रिड आ रहे हैं, तो इन दोनों में तो हमारा सही हो जाएगा, इन दोनों में। ठीक है, समझ में आया? अगला बच्चों क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? देखिए अगर हम इन चारों के अकॉर्डिंग बात करनी है हमें कि इनमें से किसे जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है भारत में। ठीक है, तो अगर हम इनके सभी की बात करें और भारत की अगर बात करें, इनमें सभी में कौन सा तप्त स्थल, जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 3 में है पश्चिमी घाट। ठीक है, इसको याद रखना। अगर आप इस चारों क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हमारे दिए गए हैं और हमारे टोटल क्वेश्चन है 4 नंबर के। समझ में आई चीज? ठीक है, अगला बच्चों आता है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमारा 1-1 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का और 5 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए गए, यानी कि हमें इनमें 1 से 2 शब्द लिखना है और 5-5 नंबर लेके जाना है, ठीक है। 1-1 नंबर लेके जाना है, ठीक है बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। अब इस पर आपको डिटेल नहीं पूछी गई है, सिर्फ आपको बताना है क्लाइनफिल्टर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों अगर हम बात करें क्लाइनफिल्टर की, अगर बात करें इधर देखिए, क्लाइनफिल्टर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है बच्चों वो 47 होती है। नॉर्मली XX और X बाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। XX होंगे या फिर XY होंगे, नर होगा तो XY होंगे, पिता होंगे तो XX होगा। लेकिन इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आ जाता है। क्या आता है, अतिरिक्त X गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और आपको यहाँ पर 12 मिली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पूछा नहीं कि कैसे आते हैं, सिर्फ आपको टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखी है, सिर्फ आपको संख्या, आपको टर्नर लिखना है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या लिख देनी 47। सॉरी बच्चों, क्लाइनफिल्टर की बात करें, सॉरी क्लाइनफिल्टर होता है, ठीक है। अगर बात करें टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों अगर हम टर्नर की बात करते हैं तो टर्नर में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 45 रह जाती है। नॉर्मली 46 होनी चाहिए, इसमें 47 हो जाती है, X बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, X कम हो जाता है। X में कम क्या होता है, जैसे एक से गुणसूत्र है, कभी तो इसकी एक भुजा का विलोपन हो जाए, कभी 2 भुजाओं का विलोपन हो जाए, या कुछ इसमें विकृति हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन पूर्ण रूप से कम नहीं होता है, इसीलिए इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसमें 46 रहते हैं। अगला है नर जन्म कोशिका किस विभाजन द्वारा स्पर्म का निर्माण करती है, ठीक है। नर जन्म कोशिका जो होती है किस विभाजन द्वारा स्पर्म का निर्माण करती है। अगर हम बात करें नर जन्म कोशिका की किस विभाजन द्वारा स्पर्म का निर्माण करती है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, याद रखना है। इसमें परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो हमारी परागकण मात्र कोशिका होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर लिखोगे 2N, यानी कि डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित, ठीक है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणुओं को खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो सकता है और एक्सट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कहाँ से तोड़ता है, ठीक है, याद रखना है, एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज या एक्सट्रैक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है। समष्टि में पराकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। समष्टि में प्रकृत पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर आपको याद रखना है घटते हुए होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको इसका पूरा लिखना है तो आप और कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका पूरा आपको डिटेल लिखना हो, घटती हुई पिरामिड में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर पे पूछा गया तो आप इस तरह ही लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। इसमें पूछता है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करने की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर पता होना चाहिए ZZ और ZW प्रकार का होता है, ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप पक्षियों का लिंग निर्धारण पूरा देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA का डुअल क्वांटिटेटिव मामला बताइए, ठीक है। प्रतिरक्षा क्या है, आर्किड क्या है, आपको सारे क्वेश्चन आपको कर लेने, क्योंकि सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आपको इनका सोल्यूशन वीडियो जो प्रोवाइड करूंगा वो आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चन आप पढ़कर कर सकते हो। और भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, मैंने आपको पढ़ाया है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना बच्चों, कर लेना, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नरजन तंत्र, पुष्पीपाद में लघु राजधानी का चित्र, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैव विविधता किसे कहते हैं, पुष्पीपाद में जाति। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।